तो नमस्कार। आज हम बात करेंगे 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बारे में। 12 मार्च 1993 को ये मुंबई ब्लास्ट हुए थे, सीरियल ब्लास्ट, जो भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में पहला ऐसा केस था जिसमें इतनी देर तक इतने सारे सीरियल ब्लास्ट हुए हों। ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले बात करते हैं उस टाइमलाइन की कि कब और कैसे ये सारे के सारे धमाके होते हैं। 12 मार्च 1993 शुक्रवार का दिन था। दोपहर 1:28 पे पहला धमाका होता है जीजी भाई टावर में। यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ये धमाका होता है, इसकी अंडरग्राउंड पार्किंग में, जिसमें 84 लोगों की डेथ होती है और 217 लोग घायल होते हैं। थोड़ी देर के बाद 2:15 पर दूसरा धमाका होता है कत्था बाजार में खड़े हुए एक स्कूटर में, जिसमें 5 लोग मारे जाते हैं और 6 लोग घायल होते हैं। तीसरा धमाका होता है शिवसेना बिल्डिंग के पास में लक्की पेट्रोल पंप है, वहाँ पे 2:30 पर। इसमें 4 लोग मारे जाते हैं और 50 लोग घायल होते हैं। इसके कुछ ही देर बाद 2:33 पे चौथा धमाका होता है, जो होता है एयर इंडिया की बिल्डिंग में, जो मरीन ड्राइव के पास होती है, एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में। इसमें 20 लोग मारे जाते हैं और 85 लोग घायल होते हैं। इसके 12 मिनट के बाद 2:45 पे पांचवा धमाका होता है। ये होता है माहिम क्रॉसवे पे। इसमें 3 लोग मारे जाते हैं और 6 लोग घायल होते हैं। ये जितने भी धमाके अभी तक हुए थे, इन सब में स्कूटर या कार के अंदर बॉम्ब रखे हुए थे, जिनकी वजह से धमाके हुए थे। लेकिन 2:45 पे एक डबल डेकर बस होती है बेस्ट की, वो वर्ली के पास के सेंचुरी बाजार में एक मेन होल के ऊपर से जैसे ही गुजरती है, उसका टायर जैसे ही उस मेन होल पे से गुजरता है, उसमें धमाका हो जाता है, क्योंकि किसी ने मेन होल में बम लगा रखा था। इसमें 113 लोग मारे जाते हैं और 227 लोग घायल होते हैं। 20 मिनट तक कुछ नहीं होता। 20 मिनट के बाद 3:05 पे सातवां धमाका होता है। ये होता है जवेरी बाजार में रखे हुए स्कूटर में। इसमें 17 लोग मारे जाते हैं और 57 लोग घायल होते हैं। 3:10 पे आठवां धमाका होता है बांद्रा के सी रॉक होटल में। इसके कमरे में एक सूटकेस रखा होता है जिसमें धमाका होता है, और ये पहला ऐसा धमाका होता है, आठवां धमाका, जिसमें किसी की मौत नहीं होती, लेकिन हाँ, होटल को बहुत नुकसान पहुंचता है। इसके ठीक 3 मिनट के बाद नवा धमाका होता है प्लाजा सिनेमा में, जिसमें 10 लोग मारे जाते हैं और 37 लोग घायल होते हैं। 3:20 पे होता है 10वां धमाका। ये एक कार में होता है जो सेंट्रल होटल की पार्किंग में होती है। इसमें भी किसी की जान नहीं जाती। 3 लोग घायल होते हैं, लेकिन किसी की डेथ नहीं होती इस ब्लास्ट में। 10 मिनट बाद 3:30 पे 11वां धमाका होता है। ये होता है सहारा एयरपोर्ट के पास, और पहली बार ऐसा होता है कि कोई हैंड ग्रेनेड से ये धमाका करता है। हैंड ग्रेनेड फेंक के मारता है, भाग जाता है। इसमें भी किसी की जान नहीं जाती, लेकिन कुछ लोग घायल होते हैं। 3:40 पे होता है 12वां धमाका, मुंबई एयरपोर्ट के पास में ही सेंट्रल होटल में, जिसमें 2 लोगों की मौत होती है और 8 लोग घायल होते हैं। 2 घंटा 12 मिनट तक ये दहशत का माहौल पूरी मुंबई में रहता है। बस 3:40 के बाद कोई धमाका नहीं होता। मुंबई की पुलिस और एम्बुलेंस सब, एक धमाके हो रहा है उस तरफ दौड़ रहे हैं, फिर दूसरे की खबर आ रही है उस तरफ दौड़ रहे हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, 12 धमाके होते हैं टोटल। शहर से लेके देश की राजधानी तक सब के सब हिल चुके होते हैं। उस समय इतने ज़्यादा टीवी चैनल्स या न्यूज़ चैनल्स ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। दूरदर्शन, ऑल इंडिया रेडियो और कुछ न्यूज़ चैनल्स हुआ करते थे।
सब जगह पे ये खबर फैल जाती है कि इस तरीके के भयानक सीरियल ब्लास्ट मुंबई में हुए। इस पूरे के पूरे 2 घंटे 12 मिनट में जो कुछ भी हुआ, बाद में उसकी जांच करने पे पता चलता है कि लगभग 257 लोगों की डेथ हुई थी इसमें और 700 लोग घायल हुए थे और करोड़ों की संपत्ति का नुकसान हो चुका था। शाम तक लोग डरे रहते हैं कि कहीं और धमाके ना हो जाएं, कुछ और ना हो जाए, बट धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता है लोगों को ये यकीन हो जाता है कि अब एटलीस्ट और धमाके तो नहीं होंगे। अब शुरू होती है इसकी जांच कि ये सब हुआ क्यों। इसके लिए 3 हाई लेवल की टीम्स बनाई जाती हैं। पहली की कमान सौंपी जाती है डीसीपी राकेश मारिया को, दूसरी अरुण पटनायक जी को और तीसरी कमिश्नर एएस सामरा जी को। पुलिस की शुरुआती जांच में सिर्फ इतना पता चल पाता है कि जो 1-2 धमाके थे उन्हें छोड़ के, जैसे एक मेनहोल वाला हो गया और हैंड ग्रेनेड वाला हो गया, बाकी सारे के सारे जो धमाके थे वो या तो किसी कार में या स्कूटर में रखे हुए बम से हुए थे, जो कहीं लावारिस खड़ा हो या ऐसा कुछ हुआ। ये बात जैसा कि मैंने बताया उस समय दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो वगैरह हुआ करता था, उसी से पूरे देश में पता चलती है, मुंबई में पता चलती है। और पुलिस भी अलग अलग जगह पे, गलियों में, सड़कों पे जाके लाउड स्पीकर से लोगों को ये चीज़ बोलती है और आगाह करती है कि अगर गलती से भी आपके पास आसपास में कोई लावारिस गाड़ी खड़ी हुई दिखे तो आप हमें उस बारे में बताएं। इसी वजह से 2 दिन के बाद 14 मार्च को करीब 1:30 बजे मुंबई पुलिस कंट्रोल रूम को एक खबर आती है कि दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर खड़ा हुआ है। तुरंत पुलिस जो होती है वो बॉम्ब स्क्वाड के साथ में उस जगह पे पहुंचती है। स्कूटर को चेक किया जाता है तो उससे पता चलता है कि उसमें 15 किलो आरडीएक्स था। शायद उस स्कूटर का इस्तेमाल भी 12 मार्च को ही होना था, लेकिन किसी वजह से शायद वो बॉम्ब ब्लास्ट हुआ नहीं। थोड़ी देर में एक और खबर मिलती है कि वर्ली इलाके में एक वैन खड़ी हुई है, वो भी लावारिस है, उसको कोई देख नहीं रहा 2-3 दिन से। यहाँ भी टीम पहुंचती है, पुलिस पहुंचती है, बॉम्ब स्क्वाड पहुंचता है। उसे चेक करने पे पता चलता है कि उसके अंदर बॉम्ब तो नहीं है, लेकिन बहुत ही भारी तादाद में AK-47 और हैंड ग्रेनेड्स भरे हुए थे उस वैन में। अब जो स्कूटर था उसमें नंबर प्लेट नहीं थी, वो हटा रखी थी, लेकिन वैन में नंबर प्लेट थी। तुरंत उसके रजिस्ट्रेशन नंबर से पता किया जाता है कि वो किसके नाम पे है, तो पता चलता है कि वो रुबीना सुलेमान नाम की एक महिला के नाम पे वो वैन रजिस्टर्ड है और इसका एड्रेस जो है वो माहिम इलाके में दरगाह रोड पे बनी हुई अल हुसैनी बिल्डिंग के नाम पते पे है। ऐसा पहली बार होता है जब इस पूरे के पूरे केस में अल हुसैनी बिल्डिंग का नाम आता है। पुलिस सोचती है कि हो सकता है चोरी की गाड़ी हो या ऐसा कुछ हो, लेकिन चेक करना ही है तो वो अल हुसैनी बिल्डिंग पहुंचता है। पुलिस जब अल हुसैनी बिल्डिंग पहुंचती है तब उसे पता चलता है कि ये जो गाड़ी है, ये जिसके नाम पर रजिस्टर्ड है, उसके पति का नाम है सुलेमान मेमन, जो एक स्मगलर टाइगर मेमन का बड़ा भाई है। और ये जो बिल्डिंग है यहाँ पे इसी टाइगर मेमन की पूरी फैमिली रहती है। लेकिन जिस समय पुलिस वहां पहुंचती है उस समय वहां पे ताला लगा हुआ था। आस पड़ोस पे पूछने पे ये पता चलता है कि पूरी की पूरी फैमिली एग्जैक्ट ब्लास्ट वाले ही दिन 12 मार्च को सुबह सुबह 4 बजे ये बोल के निकल गए हैं कि उनको दुबई में कुछ काम है और पूरी की पूरी फैमिली जा चुकी है। अब फैमिली के एक सदस्य के नाम पे वो गाड़ी है जिसमें इतनी भारी मात्रा में बंदूकें और हैंड ग्रेनेड मिले हैं और पूरी की पूरी फैमिली जो है वो एग्जैक्ट ब्लास्ट वाले दिन ही गायब हो गई है, तो पुलिस को इस बात का यकीन हो जाता है कि धमाकों में और इनमें कुछ ना कुछ कनेक्शन तो है। तो वो घर की तलाशी लेने का निर्णय लेते हैं। ताला खोला जाता है। अंदर जाने पे उन्हें पूरे घर की तलाशी लेने पे ऐसा कुछ खास नहीं मिलता। कई सारी चाबियां मिलती हैं, इसमें एक स्कूटर की चाबी भी होती है। तो जो राकेश मारिया जी होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि दादर इलाके में एक लावारिस स्कूटर मिला है जिसमें आरडीएक्स वगैरह था। वो एक कांस्टेबल को भेजते हैं कि आप जाके सबसे पहले दादर में ये चेक करो कि ये चाबी उस स्कूटर पे फिट होती है कि नहीं। वो चाबी लेके दादर पहुंचता है और उस चाबी से स्कूटर चल जाता है।
अब ये चीज़ तय हो चुकी होती है कि जो ये टाइगर मेमन की फैमिली है, इसका इस धमाके से डायरेक्ट कनेक्शन है। अब तलाश शुरू होती है टाइगर मेमन और उसके पूरी फैमिली के जितने भी कनेक्शंस थे उनकी। उसी में टाइगर मेमन का जो मैनेजर था असगर मुकादम, उसको पकड़ा जाता है। उससे पूछताछ शुरू होती है। वो बताता है कि टाइगर मेमन ने उसको 11 मार्च को फ़ोन किया था, कांटेक्ट किया था और उसको कहा था कि पूरे के पूरे परिवार को किसी काम से दुबई जाना है, तो उसके लिए वो टिकट्स और बाकी चीज़ों का इंतज़ाम करे और डायरेक्टली सुबह एयरपोर्ट पे ही मिले। तो असगर मुकादम जो था वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट और टिकट वगैरह लेके सुबह-सुबह टाइगर मेमन को एयरपोर्ट पे ही मिला था, जहाँ पे उसने कहा था कि वो उसके घर पे जाके थोड़ा ख़्याल रखे, कुछ लोग वगैरह होंगे, थोड़ा सहायता कर दे और कोई पीछे से दिक्कत ना हो, ऐसा ख़्याल रखे उसके मकान का। असगर मुकादम एयरपोर्ट से टाइगर मेमन की फैमिली को छोड़ के उस अल हुसैनी बिल्डिंग पहुँचता है। वहाँ जाके वो देखता है कि उसकी बिल्डिंग की पार्किंग में जो गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं टाइगर मेमन की, उन गाड़ियों और स्कूटर में अंडरवर्ल्ड का एक आदमी जावेद चिकना और उसके साथी कुछ काली चिपचिपी सी चीज़ और एल्युमिनियम की पेंसिल जैसी चीज़ें रख रहे हैं। ये काली चिपचिपी चीज़ जो होती है ये बेसिकली आरडीएक्स होता है, रॉ फॉर्म में इसी तरीके का दिखता है। ये उसका बयान था जो उसने पुलिस को दिया था कि काली चिपचिपी चीज़ थी और ऑल। ये होता है आरडीएक्स और जो एल्युमिनियम की पेंसिल या छर्रों की बात की जाए वो डेटोनेटर का काम करते हैं। वो कहता है कि थोड़ी देर तक वहाँ पे वो सब उस गाड़ियों में फिट करते हुए दिखाई देते हैं और थोड़ी देर के बाद सारे के सारे लोग गाड़ियाँ लेके निकल जाते हैं। इस बयान के बाद ये चीज़ तय हो चुकी थी कि जो भी धमाके हुए हैं उसमें टाइगर मेमन का हाथ है। लेकिन उनको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी कि टाइगर मेमन उस समय तक एक छोटा-मोटा स्मगलर था। वो इतना बड़ा आतंकवादी हमला क्यों कराएगा और कैसे कराएगा? इतने रिसोर्सेज़ और ज़रूरत क्या पड़ी है उसको ये सब करने की? पुलिस लगातार जांच में लगी रहती है, असगर मुकादम से पूछताछ करती रहती है। इसके दौरान वो ये बताता है कि ज़वेरी बाज़ार की इमामी मंजिल जो है, वो भी टाइगर मेमन के ठिकानों में से एक है। 23 मार्च को 1993 में पुलिस को एक जानकारी मिलती है कि इमामी मंजिल की ही सीढ़ियों में कुछ लावारिस सूटकेस पड़े हुए हैं। अब वो बिल्डिंग जो थी वो उस समय बंद थी, तो सीढ़ियों पे ही वो सूटकेस पड़े हुए थे। पुलिस टीम के साथ में वहाँ पहुँचती है, सूटकेस खोलती है, तो उसमें से AK-56 राइफल्स और लगभग 200 ग्रेनेड्स मिलते हैं। इसी दौरान टाइगर मेमन के जो साथी होते हैं, उसमें से याकूब नाम का एक शख्स होता है, जिसको पुलिस पकड़ती है। उसकी निशानदेही पे 26 मार्च को मुंबई के मोबिन नगर इलाके में दबिश दी जाती है और एक घर से आरडीएक्स से भरे हुए 32 बैग्स मिलते हैं। इनका वजन जो होता है वो 1032 किलोग्राम्स था और साथ में 574 किलोग्राम जिलेटिन भी मिलता है। उस समय तक ये आरडीएक्स की सबसे बड़ी खेप थी। 1000 किलो से ज़्यादा आरडीएक्स जो पूरे के पूरे इंडिया में कहीं पकड़ा गया हो एक बार में। लेकिन ये जो स्थिति होती है ये कुछ दिनों तक ही रहती है। 2 अप्रैल 1993 को पनवेल थाने का एक सिपाही होता है, उसे एक खबर मिलती है जिसके बेस पे पुलिस दबिश डालती है नागला गांव के पास में समुंदर के अंदर जांच पड़ताल करती है। वहां उसे मिलते हैं 28 बोरे आरडीएक्स और 20 बोरे जिलेटिन। जब इन बोरों का वजन किया जाता है तो कुल आरडीएक्स जो होता है वो होता है 2380 किलोग्राम। वो पहले से भी बहुत ज़्यादा था। अगर ये पूरा का पूरा आरडीएक्स जो मिला था इसका इस्तेमाल इन धमाकों में होता तो शायद मुंबई के कुछ इलाके जो हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए होते। 11 अप्रैल 1993 को पुलिस को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिलती है। वो एक बिल्डर को पकड़ते हैं इब्राहिम चौहान नाम के। इसका कई बार इस पूरे केस में नाम आ चुका था। ये जो सारी की सारी साजिश होती है इसके पीछे का कारण और जो मेन लोग होते हैं उनके बारे में सारी जानकारी रखता था। वही ये चीज़ बताता है कि इस पूरे के पूरे ब्लास्ट में दाऊद इब्राहिम, उसके भाई अनीस इब्राहिम
अबू सलेम और इसी कड़ी में पहली बार संजय दत्त का भी नाम लिया जाता है। ये इब्राहिम चौहान ही था जो सबसे पहले इस पूरे के पूरे मुंबई ब्लास्ट में संजय दत्त का नाम लेता है। उसके साथ में वो 2 प्रोड्यूसर्स के भी नाम लेता है, समीर हिंगोरा और हनीफ कड़ावाला। उसने अपने बयान में ये बताया कि जो ये प्रोड्यूसर्स वगैरह थे, इसके थ्रू ही संजय दत्त जो है वो अनीस इब्राहिम के कॉन्टैक्ट में आया था और उस समय संजय दत्त को ऐसा लगता था कि उसकी फैमिली को, उसकी जान को खतरा है। इसके लिए वो अनीस इब्राहिम से कुछ मदद मांगता है। अनीस इब्राहिम अबू सलेम को संजय दत्त के घर पे गिटार और टेनिस बॉल भेजने के लिए कहते हैं। यहाँ पे गिटार का मतलब है AK-56 और टेनिस बॉल का मतलब है ग्रेनेड्स। अनीस इब्राहिम के कहने पर अबू सलेम 9 AK-47 और 80 ग्रेनेड्स संजय दत्त के घर लेके पहुंचता है। संजय दत्त के साथ में वो सेल्फी भी खिंचवाता है, 3-3 बार गले भी मिलता है। संजय दत्त जो होते हैं वो इतनी बड़ी संख्या में हथियारों को देख के डर जाते हैं। वो अबू सलेम को कहते हैं कि आप एक AK-56 को छोड़ के बाकी सब अपने साथ ले जाइए, और वही चीज़ होती भी है। यही वो AK-56 थी जिसकी वजह से संजय दत्त को बाद में पकड़ा जाता है और सजा भी होती है। 11 अप्रैल को ये बात पुलिस को पता चली थी और उस समय संजय दत्त शूटिंग के लिए देश से बाहर थे। 19 अप्रैल को वो वापस इंडिया आते हैं और एयरपोर्ट पे ही इस धमाकों के 1 महीना 6 दिन के बाद संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब ये जो संजय दत्त की कहानी है इसको हम डिटेल में फिर कभी बताएंगे। अभी हम वापस आते हैं अपने ब्लास्ट की कहानी पे। अब कई सारे कस्टम ऑफिसर्स, पुलिस वाले भी इस गिरफ्त में आते हैं जो डी कंपनी का साथ दे रहे होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी मात्रा में जो RDX गोला बारूद आया था ये बिना कस्टम के और किसी की सहायता के तो नहीं हो सकता था। तो कई ऐसे लोग जो डी कंपनी का साथ दे रहे थे उनको पकड़ा जाता है। बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़ी पोजीशंस पे होते हैं, जो कस्टम्स में, डॉक्स में लाने में जिन्होंने हेल्प की होती है, जिन्होंने बिना किसी तरह की चेकिंग के उसको ट्रांसफ़र करने में मदद की होती है, उन लोगों को भी पकड़ा जाता है। 10 मई 1993 को पुलिस रामपुर, जो यूपी का एक शहर है, वहाँ से बादशाह खान नाम के एक आदमी को पकड़ के मुंबई लेके आती है। ये जो था ये इस पूरी की पूरी साजिश में डायरेक्टली इन्वॉल्व था। बादशाह खान की ही निशानदेही पे मुंबई पुलिस गुजरात के वडोदरा में तुलसी होटल के कमरा नंबर 204 से बॉम्ब रखने वाले 3 आरोपियों को पकड़ते हैं, मोहम्मद सईद, उस्मान खान और रईस। ये तीनों वो थे जो ट्रेनिंग लेने के लिए पाकिस्तान भी गए थे। इनसे बाकी लोगों का पता चलता है, उससे और बाकी लोगों का पता चलता है। तो इस तरीके से जो चेन होती है, वो जितने भी लोग उस समय इंडिया में थे जो इस ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे, लगभग सारे पकड़े जाते हैं। और वो स्टोरी पता चलती है जिसकी वजह से टाइगर मेमन जो एक स्मगलर था वो इतने बड़े हमले को प्लान करता है और मुंबई की ये हालत करता है। पता ये चलता है कि ये पूरा का पूरा कांड जो था ये बदला था 6 दिसंबर 1992 का। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद को गिराया गया था, जिसकी वजह से पूरे देश में दंगे हुए थे। इन्हीं दंगों में जो टाइगर मेमन की ऑफिस थी उसको भी दंगाइयों ने जला डाला था। टाइगर मेमन इसी बात का बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये सारी की सारी ब्लास्ट की प्लानिंग करी। वो ये बात बहुत अच्छे से जानता था कि इतना बड़ा हमला करना उसके बस की बात नहीं है। इसके लिए उसको हथियार चाहिए होंगे, बारूद चाहिए होगा, पैसे चाहिए होंगे। उसके लिए उसने दाऊद इब्राहिम से मदद लेने की सोची। वो दुबई पहुंचता है दाऊद इब्राहिम से मदद मांगने के लिए, और दुबई पहुंच के सबसे पहले उसकी मुलाकात होती है दाऊद इब्राहिम के भाई अनीस इब्राहिम से। और वहीं पे उसको मिलते हैं मोहम्मद दौसा, तौफीक जलियावाला, शेख अहमद, हाजी उमर मुस्तफ़ा, सईद आरिफ। पहली बार वहाँ पे इस चीज़ के बारे में डिस्कस होता है कि किस तरीके से मुंबई में इस तरह की किसी घटना को अंजाम दिया जाएगा। भारत वापस आकर वो अपने साथियों के साथ में मिलके 19 लोगों को रिक्रूट करता है और
उन्हें 3 खेप में पाकिस्तान भेजा जाता है। सबसे पहले 11 फरवरी 1993 को 7 लोग भेजे जाते हैं, जिनमें होते हैं जावेद चिकना, बादशाह खान, परवेज़ गोलावाला, सलीम पसोपकर, सलीम बाज़ारवाला, फारूक पावले और ज़कीर, जो दुबई के रास्ते 13 फरवरी को पाकिस्तान पहुंचते हैं। दूसरी खेप में 3 लोग भेजे जाते हैं 15 फरवरी 1993 को। इसमें होते हैं फिरोज़ अमानी मलिक, नियाज़ अहमद और नसीम बारमेर। ये पाकिस्तान पहुंचते हैं 17 फरवरी को। 19 फरवरी को तीसरी खेप जाती है। इसमें 9 लोग होते हैं, येबा याकूब, नसीर ढकला, अनवर थोबा, इरफान चोगले, शहबाज, अब्दुल अख्तर, मोहम्मद रफ़ीक, गुल मोहम्मद खान और बशीर खान। 4 मार्च 1993 को ये पाकिस्तान से बॉम्ब बनाने की, हथियार चलाने की, इन सब चीज़ों की ट्रेनिंग लेके दुबई के रास्ते मुंबई आ जाते हैं। अब इनका अगला काम होता है पूरी मुंबई में घूम घूम के ऐसी जगहें तलाशना जहां पे ये बॉम्ब ब्लास्ट किए जा सके। 8 मार्च को तीसरी खेप में जो लोग पाकिस्तान गए थे, उसमें से गुल मोहम्मद नाम के इंसान जो होता है, 2-4 दिन की रेकी के बाद में उसकी थोड़ी सोच बदल जाती है। वो ये काम करने से मना कर देता है, जो बात टाइगर मेमन तक भी पहुंचती है। अब उसे लगता है कि अगर वो ये बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग में नहीं रहेगा तो हो सकता है वो बात खोल दे, किसी को बता दे, प्लान पूरा का पूरा चौपट हो जाए। तो वो लोगों को उसको मारने के लिए भेजता है। किसी तरीके से इनसे बच के 9 मार्च 1993 को गुल मोहम्मद पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। वो टाइगर मेमन की सारी प्लानिंग बताता है, पाकिस्तान की अपनी ट्रेनिंग के बारे में बताता है। वो यहाँ तक कि उन जगहों के बारे में, जैसे कि मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, शिवसेना भवन, एयर इंडिया बिल्डिंग, इन सब के बारे में बताता है कि यहाँ पे ब्लास्ट करने की प्लानिंग है, ऐसा ऐसा चल रहा है। यहाँ पे पुलिस बहुत बड़ी गलती करती है। वो इस बात को एक तरीके से यकीन ही नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। उनको टाइगर मेमन के बारे में पता था, उनको पता था कि वो एक छोटा मोटा स्मगलर है। इतनी बड़े पैमाने पे ऐसा कुछ करेगा या ऐसा कोई घटना को अंजाम देगा, वो इस बात पे यकीन ही नहीं करते। दूसरी तरफ जो टाइगर मेमन और उसकी टीम होती है, वो इस बात से घबरा जाते हैं कि अगर पुलिस ने कहीं कुछ तफ्तीश करी, कुछ पता करने की कोशिश करी, तो उनका पूरा का पूरा प्लान फेल हो जाएगा, क्योंकि गुल मोहम्मद को तो सारी चीज़ें पता थी। तो जो ये हमला हुआ 12 मार्च को, ये एक्चुअली में अप्रैल में होना था, शिवाजी की जयंती वाले दिन, क्योंकि उस दिन काफ़ी भीड़ होती, काफ़ी जुलूस वगैरह निकलते, काफ़ी त्योहार का माहौल होता। तो उस दिन ये करना चाहता था इन हमलों को, लेकिन गुल मोहम्मद के पकड़े जाने की वजह से वो ये कहता है कि अब 48 घंटे के अंदर अंदर ही कुछ करना पड़ेगा, और तब डेट फिक्स होती है 12 मार्च 1993 की। अब टाइगर मेमन के घर में एक एम्बेसडर कार, 2 मारुति वैन, 3 मारुति 800 कार्स, एक कमांडर जीप, एक मोटरसाइकिल और 4 स्कूटर लाए जाते हैं, जिनमें जैसा बताया कि RDX वगैरह फिक्स किया जाता है, फिर जगह जगह पहुंचा के सारे ब्लास्ट होते हैं। 12 मार्च 1993 को दुबई निकलने से पहले टाइगर मेमन सारे के सारे टाइमर खुद सेट करता है। उसको ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि कब कौन सा बम फटेगा, क्या होगा, किस किस जगह पे लगा हुआ है। वो सब ये काम करके ही निकलता है। बाद में जब सारे के सारे भारत में जितने भी लोग इसमें एक्यूज्ड होते हैं वो सब पकड़े जाते हैं, तो 30 जून 1995 को टाडा कोर्ट में इसका ट्रायल स्टार्ट होता है। क्योंकि ये केस सीबीआई को सौंप दिया गया था बाद में, तो सीबीआई अपनी चार्जशीट पेश करती है, जो होती है 16,000 पन्नों की। इसमें टाइगर मेमन और दाऊद इब्राहिम को मुख्य आरोपी के तौर पे रखा जाता है और 124 लोगों को और आरोपी के तौर पे पेश किया जाता है। इन सब लोगों में से 35 लोग ऐसे हैं जो अभी भी फरार हैं, जो मेन एक्यूज्ड हैं, दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन,
ये सब अभी भी फरार हैं। 7 लोग जो थे इनमें से वो गैंग वॉर या एनकाउंटर्स में मारे गए। 2007 में पहली बार मुंबई ब्लास्ट का फैसला आया कोर्ट में, जिसमें 12 लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई गई, लेकिन बाद में ऊपरी कोर्ट ने इनको उम्र कैद में तब्दील कर दिया और सिर्फ याकूब मेमन था जिसको फांसी की सज़ा हुई नागपुर की येरवड़ा जेल में। दाऊद इब्राहिम, टाइगर मेमन, अनीस इब्राहिम, तौफिक जलियावाला, जावेद चिकना, ये सब वो उन लोगों में से कुछ हैं जो आज भी पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं और आज भी इनको पकड़े जाने का इंतज़ार किया जा रहा है। तो ये पूरी की पूरी जो मुंबई ब्लास्ट की साजिश थी, ये सिर्फ एक ऑफिस जलाए जाने का बदला था। खैर, यहाँ ख़त्म होती है आज की कहानी। अब आपसे मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए नमस्कार।